गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सबसे पहले आप पी ब्लॉक की बुकलेट निकालो और उसमें मैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स का डिस्कशन है उसको फिनिश करता हूँ। ठीक है, उसमें जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स को मैं आपको बताता जाता हूँ। एक तो आप ये देखो पेज नंबर 66 पे। ठीक है, पेज नंबर 66 पे देखो, हाइड्रोजन फ्लोराइड हेडिंग गिवन है। पेज नंबर 66 पे हाइड्रोजन फ्लोराइड हेडिंग गिवन है। इसमें यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में, इट इज एन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला H2F2। तो जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो एक तरीके से डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये जो स्ट्रक्चर इसका ऑब्जर्व होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑब्जर्व होता है। ये H2F2 के फॉर्म में जो इसका एग्जिस्टेंस है, ये एग्जिस्टेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्योर एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग पोटेशियम हाइड्रोजन फ्लोराइड इन अ प्लैटिनम रिटॉर्ट। ठीक है, ये रिएक्शन गिवन है 2KHF2, हीट किया तो K2F2 प्लस H2F2 बन जाता है। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड वो एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बेसिकली वो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो उसका जो डाइमर एग्जिस्ट कर रहा है, वो डाइमर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू फॉर्म होता है। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड वो हाइड्रोजन फ्लोराइड में ही ऑब्जर्व होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हाइड्रोजन फ्लोराइड में ही ऑब्जर्व होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अच्छा, एक चीज आप देखो यहाँ पे और गिवन है। ये जो लास्ट पैराग्राफ इसी में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो जनरल डिस्कशन है, इसमें देखो लिखा हुआ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2F2, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2F2 is kept in गुट्टा पैरचा। गुट्टा पैरचा। अब गुट्टा पैरचा जो नेम है ये बेसिकली पॉलीमर से रिलेटेड है। ठीक है, ये पॉलीमर से रिलेटेड नेम है। बेसिकली एक तो एक रबर के बेसिकली दो फॉर्म होते हैं। एक उसका एक जो मोनोमर हम यूज करते हैं नेचुरल रबर बनाने के लिए, उस मोनोमर का जो सिस फॉर्म है उससे तो बनता है नेचुरल रबर, और ट्रांस फॉर्म से बनता है गुट्टा पैरचा। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको यह याद रखना है कि जो H2F2 का एक्वा सोल्यूशन है उसको गुट्टा पैरचा के अंदर रखते हैं, गुट्टा पैरचा बॉटल्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, अगर ये डाइल्यूट है तो, एंड इन वैक्स बॉटल्ड व्हेन कंसंट्रेटेड। ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। ये दोनों लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। द एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2F2 इज केप्ट इन, यहाँ पे स्पेलिंग में गड़बड़ है, यहाँ पे GUTTA होना चाहिए। The aqueous solution of H2F2 is kept in gutta percha bottles when dilute and in wax bottles when concentrated. अगर concentrated H2F2 है तो उसको wax lined bottles के अंदर रखते हैं, और अगर dilute हाइड्रोजन फ्लोराइड है तो उसको गुट्टा पैरचा bottles के अंदर रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखो तो बाकी सब तो जनरल डिस्कशन है, आपकी मर्जी है, आप उसको जो है एक बार पढ़ सकते हो। जैसे प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट है, स्टेबिलिटी है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो ये सब सब कॉमन इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद आप आ जाओ पेज नंबर 68।
पेज नंबर 68 पे देखो, हेडिंग गिवन है रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, यहां पे हेडिंग गिवन है रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर में बोल रहा है कि सबसे, ये तो आपको पता ही है कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अगर हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड है, और सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये लिखा हुआ है कि HCl कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि HCl को कौन कौन ऑक्सीडाइज कर सकता है, इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो HCl कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक MnO2, KMnO4, K2Cr2O7, PbO2, Pb3O4 एटसेट्रा। तो ये आप इसको अंडरलाइन कर लेना। HCl को कौन कौन ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो बोल रहा है कि इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है MnO2, KMnO4, K2Cr2O7, PbO2, Pb3O4, ये सब इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और देखो, HBr के केस में बोल रहा है कि ये HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको ऑक्सीडाइज H2SO4 भी कर सकता है, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 भी इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। बाकी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो तो यूज होंगे ही, जो पहले HCl के लिए आपने देखा है वो तो यूजफुल है ही, उसके अलावा कंसंट्रेटेड H2SO4 और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, HI के बारे में देखो, लिखा हुआ है HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस H2SO4 टू SO2, सल्फर H2SO4 को SO2 में भी कन्वर्ट कर सकता है, सल्फर में भी कन्वर्ट कर सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड में भी कन्वर्ट कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि HI का कितना ज्यादा अमाउंट यूज किया जा रहा है। ठीक है, H2SO4 को ये SO2 में कन्वर्ट कर सकता है अगर HI का कम अमाउंट है। अगर और ज्यादा अमाउंट HI का यूज किया तो ये सल्फर में इसको रिड्यूस कर देगा, और ज्यादा अमाउंट यूज किया तो इसको हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट कर देगा। नाइट्रिक एसिड को NO2 में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रस एसिड को NO में कन्वर्ट कर देता है, फेरिक क्लोराइड को फेरस क्लोराइड में, क्यूप्रिक सॉल्ट को क्यूप्रस सॉल्ट में। तो ये सारा कन्वर्जन जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड कर सकता है। और आपको वैसे भी पता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप में से लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस कर देता है, इसीलिए इसको फादर ऑफ ऑल रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है, और आगे यही सारी रिएक्शंस यहाँ पे नीचे HI की गिवन है, उसको आप एक बार देख लेना। तो एक तो ये अंडरलाइन कर लेना, इट रिड्यूसेस सल्फ्यूरिक एसिड टू SO2, सल्फर एंड H2S, नाइट्रिक एसिड टू NO2, नाइट्रस एसिड टू NO, फेरिक क्लोराइड टू फेरस क्लोराइड एंड क्यूप्रिक सॉल्ट टू क्यूप्रस सॉल्ट, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अब जरा देखो आगे, इसका जो बेसिकली हाइड्रोजन हैलाइड के यूजेस, केमिकल प्रॉपर्टीज एक तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन क्लोराइड को यूज किया जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। बेसिकली ग्रुप 1 सॉल्ट जो होते हैं सॉल्ट एनालिसिस में, ग्रुप 1 सॉल्ट के प्रेसिपिटेशन के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ग्रुप रिएजेंट है। फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप 1 सॉल्ट, हाइड्रोजन क्लोराइड is used as group reagent। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे बोल रहा है कि HCl forms insoluble chlorides with the soluble salts of silver, lead and mercury। अगर सिल्वर, लेड और मरकरी का कोई सॉल्युबल सॉल्ट है तो सॉल्युबल सॉल्ट को ये HCl क्या करेगा, क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन कराएगा। तो जैसे यहाँ पे देखो सिल्वर नाइट्रेट है, HCl के साथ रिएक्ट कराया तो AgCl बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसी तरीके से अगर लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को HCl से रिएक्ट कराया तो PbCl2 बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और ऐसे ही अगर मर्क्यूरस नाइट्रेट है, मर्क्यूरस नाइट्रेट को HCl से रिएक्ट कराया तो मर्क्यूरस क्लोराइड बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट।
तो आप देखो ये तीनों व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फिर बात आती है कि आप इनको डिस्टिंग्विश कैसे कर पाओगे कि कौन सा सॉल्ट मर्करी वाला था, कौन सा सॉल्ट लेड वाला था, कौन सा सॉल्ट सिल्वर वाला था। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करते हैं, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए पहले तो हॉट वाटर को यूज करते हैं। तो हॉट वाटर में जो सॉल्ट डिसॉल्व हो जा रहा है वो लेड क्लोराइड है, क्योंकि लेड क्लोराइड की स्पेशलिटी होती है कि वो कोल्ड वाटर में इंसॉल्युबल होता है, हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। तो जो क्लोराइड हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाए वो लेड क्लोराइड है, ठीक है। और बाकी जो सॉल्ट्स है वो डिसॉल्व नहीं होंगे। तो मतलब AgCl और Hg2Cl2 ये हॉट वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, लेड क्लोराइड डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लेड क्लोराइड को बाकी दोनों से अलग कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो, जहां तक सिल्वर क्लोराइड की बात है, तो बोला सिल्वर क्लोराइड वाटर में तो इनसॉल्युबल है लेकिन एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल है। सिल्वर क्लोराइड वाटर में इनसॉल्युबल है, एक्वस अमोनिया में इनसॉल्युबल है। तो अगर हम एक्वस अमोनिया को यूज करते हैं तो जो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाए वो सिल्वर क्लोराइड, और जो मर्करी वाला सॉल्ट है, मर्करी वाला सॉल्ट एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होता, वो डिसॉल्व होता है इन एक्वा रेजिया। तो इस तरीके से आप तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अब ये जो फैक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जो ग्रुप 1 सॉल्ट होते हैं, ग्रुप 1 सॉल्ट के प्रेसिपिटेशन के लिए ग्रुप रिएजेंट है हाइड्रोजन क्लोराइड। जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड को ऐड करते हो तो हाइड्रोजन क्लोराइड को ऐड करने पे जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है वो ग्रुप 1 सॉल्ट का होता है। अब ग्रुप 1 सॉल्ट में एक तो सिल्वर सॉल्ट को हम कंसीडर करते हैं, लेड सॉल्ट को कंसीडर करते हैं और मर्करी सॉल्ट को कंसीडर करते हैं। सिल्वर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और मर्करी की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो सॉल्ट है ये ग्रुप 1 सॉल्ट बोले जाते हैं। तो जब आप HCl ऐड करोगे तो HCl को ऐड करने पे ये क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। तीनों प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर के होंगे। अब उनमें से एक प्रेसिपिटेट हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, कोल्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता बट हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो जो हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाए बट कोल्ड वाटर में डिसॉल्व ना हो वो लेड क्लोराइड है। तो इस तरीके से आप लेड क्लोराइड को डिस्टिंग्विश कर लोगे बाकी दोनों से। एक प्रेसिपिटेट ऐसा है जो वाटर में तो सॉल्युबल नहीं है बट एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल है। तो जो एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल है बट वाटर में इनसॉल्युबल है वो सिल्वर क्लोराइड। और एक प्रेसिपिटेट के बारे में बोल रहे हैं कि वो न तो वाटर में सॉल्युबल है, ना एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल है, न हॉट वाटर में सॉल्युबल है, बट वो सॉल्युबल है इन एक्वा रेजिया, और वो है मरकरी का सॉल्ट। तो इस तरीके से आप इन तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये समझ में आ गया बेटा? ये डिस्कशन समझ में आ गया? बेसिकली ये सॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड डिस्कशन है। इसी तरीके से बोल रहे हैं कि अगर हम HBr को यूज करते हैं, ठीक है, तो HBr जो है वो क्या करता है, इन तीनों के साथ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन HBr भी करता है। इन तीनों के साथ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन HBr भी करता है। अब जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसमें बोल रहा है कि सिल्वर के साथ जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो लाइट येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट होता है, और लेड के साथ जो प्रेसिपिटेट बनता है वो व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। अब इसमें ये लेड के साथ जो व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट बन रहा है इसके साथ भी वही बात ऑब्जर्व होती है, कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल है, हॉट वाटर में सॉल्युबल। वैसे सॉल्युबिलिटी जो है वो मतलब उतनी नहीं होगी जितनी लेड क्लोराइड की होती है हॉट वाटर में। और जो सिल्वर का सॉल्ट है, सिल्वर का जो प्रेसिपिटेट बना है उस प्रेसिपिटेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, एक्वस अमोनिया में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है।
सिल्वर क्लोराइड वाला प्रेसिपिटेट तो एक्वस अमोनिया में कंप्लीटली सॉल्युबल होता है बट सिल्वर ब्रोमाइड वाला जो प्रेसिपिटेट है वो एक्वस अमोनिया में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड एक्वस अमोनिया में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, सिल्वर क्लोराइड कंप्लीटली सॉल्युबल है, और सिल्वर आयोडाइड इनसॉल्युबल होता है। ये इनका रिलेटिव कंपैरिजन आप समझ लो। सिल्वर क्लोराइड कंप्लीटली सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया, सिल्वर ब्रोमाइड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया, सिल्वर आयोडाइड इनसॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया। बाकी यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड ये HI के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो बोल रहे हैं AgI प्रेसिपिटेट बनता है जो येलो कलर्ड होता है, PbI2 प्रेसिपिटेट बनता है जो येलो कलर होता है, और HgI2 प्रेसिपिटेट बनता है जो कि स्कारलेट कलर्ड प्रेसिपिटेट, स्कारलेट कलर्ड प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, बाकी सब जनरल इंफॉर्मेशन है, आपको सब पता है। जैसे हेलोजन के साथ तो आपको पता है कि ऊपर वाला हेलोजन अपने से नीचे वाले हेलोजन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से या एसिड सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। बाकी अमोनिया के साथ इनकी रिएक्शन आपको पता है, अमोनिया बेसिक गैस है, ये एसिडिक कंपाउंड है, तो इसलिए सॉल्ट बन जाएगा अमोनियम सॉल्ट। फिर उसके बाद आप देखो पेज नंबर 70 पे ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन का डिस्कशन है। पेज नंबर 70 पे ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। अब देखो इसमें लिखा हुआ है क्लोरीन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्साइड्स सच एज Cl2O, ClO2, Cl2O6 and Cl2O7. All of them are unstable and highly reactive. ये सारे ऑक्साइड्स बोल रहे हैं कि ये अनस्टेबल है और हाईली रिएक्टिव है, ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसमें भी आपने देखा है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो ऑक्साइड है वो ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड। एनसीईआरटी में जनरल डिस्कशन जो था ऑक्साइड का उसमें ये बात लिखी हुई थी। इसका मतलब इनमें सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2O होगा और सबसे कम पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2O7 होगा। तो अब आप देखो डाई क्लोरो ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसके प्रिपरेशन रिएक्शन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जो येलो कलर्ड मर्क्यूरिक ऑक्साइड है अगर वहां से ड्राई क्लोरीन को पास करें तो Cl2O बन जाता है और HgCl2। तो अब ये प्रिपरेशन मेथड जो है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो डाइक्लोरो ऑक्साइड है ये ब्राउनिश येलो गैस है, ये अंडरलाइन कर लेना, ब्राउनिश येलो गैस है which condenses to an orange colored liquid, जो कंडेंस होकर के ऑरेंज कलर्ड लिक्विड का फॉर्मेशन करता है। और अगर इसको हीट करते हैं, मतलब एक तरीके से अगर सनलाइट के कांटेक्ट में आता है ये, तो ये डिकम्पोज होकर के क्लोरीन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये Cl2O जो है जब सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये क्लोरीन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बाकी अगर आप देखो हाइड्रोलाइज जब होता है ये, इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलाइज होकर के हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है, मतलब ये हाइपोक्लोरस एसिड का एनहाइड्राइड है। HClO का एनहाइड्राइड है Cl2O। अब इसके बाद देखो इसकी रिएक्शन विथ अमोनिया, तो जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये भी नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। यही प्रोडक्ट आपने देखा है क्लोरीन भी प्रोड्यूस करता है अमोनिया के साथ। अगर क्लोरीन को, अमोनिया को एक्सेस में लें, क्लोरीन को लिमिटिंग अमाउंट में, तो उस सिचुएशन में क्या बनता है, नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है विथ क्लोरीन। Cl2O भी यही काम कर रहा है।
बाकी बता रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये HCl को ऑक्सीडाइज करके Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। तो Cl2 में कन्वर्ट करने के लिए Cl2O भी यूज हो सकता है। HCl से Cl2 बनाने के लिए Cl2O को आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्लोरीन डाइऑक्साइड। क्लोरीन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं? तो बोल रहा है कि इसको प्रोड्यूस करते हैं सिल्वर क्लोरेट को, सिल्वर क्लोरेट को ड्राई क्लोरीन के साथ ट्रीट करके, सिल्वर क्लोरेट को डाई क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो यहां पे सिल्वर क्लोराइड बनता है, ClO2 बनता है और O2 बनता है। बस आप सबका प्रिपरेशन मेथड जो है आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। एक मेथड और बता रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को क्लोरीन से रिएक्ट करा करके भी आप ClO2 बना सकते हैं। सोडियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन गिव्स NaCl प्लस ClO2। बाकी यहां पे देखो, ये हाइड्रोलाइज होकर के ClO2 हाइड्रोलाइज होकर के दो एसिड बना रहा है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, क्योंकि ये सिंगल ऑक्सो एसिड नहीं बना रहा है, बल्कि दो ऑक्सो एसिड का मिक्सचर प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए आप इसको मिक्स्ड ऑक्साइड बोलोगे। तो ये बना रहा है क्लोरस एसिड और क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड और क्लोरिक एसिड का मिक्सचर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्लोरस एसिड और क्लोरिक एसिड का मिक्सचर फॉर्म कर रहा है और बोला है एल्कैली के साथ ट्रीट करने पे इन्हीं का सॉल्ट बनाता है। एल्कैली के साथ ट्रीट करने पे आप देखो इन्हीं का सॉल्ट बन रहा है, जैसे KClO2 बन रहा है और KClO3 बन रहा है। तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और एल्कैली के साथ रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अगला कंपाउंड है डाइक्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड, Cl2O6, डाइक्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड। आप देखो इसको प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, बोल रहे हैं ClO2 को ओजोनाइज्ड एयर के साथ या ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं जिसमें ओजोन प्रेजेंट है। तो ClO2 को ओजोनाइज्ड एयर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो इसमें Cl2O6 बनता है और ऑक्सीजन, इसमें ClO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है और ओजोन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका कलर एक तो अंडरलाइन कर लो, इट इज अ डार्क रेड लिक्विड, और बोल रहा है कि इट इज अनस्टेबल एंड डिकम्पोज्ड इनटू ClO2 एंड O2। तो अनस्टेबल है, ये डिकम्पोज होकर के ClO2 और O2 बना लेता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये वाटर से रिएक्ट करके क्लोरिक एंड पर क्लोरिक एसिड बनाता है, मतलब ये भी एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर देना। Cl2O6 की जब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो दो एनहाइड्राइड, दो ऑक्सो एसिड बन रहे हैं, एक तो क्लोरिक एसिड बन रहा है, दूसरा पर क्लोरिक एसिड बन रहा है, तो इसलिए ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है और एल्कैली से रिएक्ट करने पे इन्हीं का सॉल्ट बना रहा है। तो याद रखना आसान है, जो एसिड्स हाइड्रोलिसिस के थ्रू बनते हैं उन्हीं एसिड का सॉल्ट बनता है एल्कैली के साथ ट्रीट करने पे, ठीक है। और इसको अगर HF के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बना रहा है HClO4 और क्लोराइल फ्लोराइड, क्लोराइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। अब ये क्लोराइल फ्लोराइड जो है ये आपके लिए एक नया कंपाउंड, ठीक है। अब एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो नीचे चार लाइन लिखी हुई है, इन द वेपर स्टेट इट एग्जिस्ट एट ClO3 मॉलिक्यूल which has odd number of electrons and hence paramagnetic, while in liquid state it is in dimeric form। वेपर स्टेट में अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तब तो ये ClO3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो पैरामैग्नेटिक होता है, और लिक्विड फॉर्म में ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस डायमैग्नेटिक। मतलब वेपर स्टेट में ये पैरामैग्नेटिक है और लिक्विड स्टेट में ये डायमैग्नेटिक है, इसलिए क्योंकि ये डाइमराइज हो जाता है लिक्विड स्टेट में, Cl2O6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
ठीक है, नीचे इसका स्ट्रक्चर गिवन है, ये आप खुद समझ सकते हो। अब इसके बाद क्लोरीन हेप्टॉक्साइड Cl2O7 को डिस्कस किया गया है। तो Cl2O7 कैसे बन रहा है? बोल रहा है कि HClO4 को P2O5 के साथ हीट करते हैं। आपको पता है कि P2O5 बहुत ही पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रिक एसिड को नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी तरीके से परक्लोरिक एसिड को Cl2O7 में कन्वर्ट कर देगा। इसके बारे में बोल रहा है कि ये कलरलेस ऑयली लिक्विड है, एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, इट स्लोली रिएक्ट्स विथ वाटर, वाटर से रिएक्ट करके परक्लोरिक एसिड बना लेता है। तो ये परक्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। बाकी इसका स्ट्रक्चर तो ये सब आपको पता है। अब आ जाते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, पेज नंबर 72, पेज नंबर 72। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपोक्लोरस एसिड का डिस्कशन है। तो बात आती है हाइपोक्लोरस एसिड कैसे फॉर्म होगा, हाइपोक्लोरस एसिड का कैसे फॉर्मेशन होगा, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो। तो एक तो बोल रहा है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को क्लोरीन वाटर के साथ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को क्लोरीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे Hg2OCl2 बन रहा है, जिसको बोल रहे हैं ऑक्सी क्लोराइड ऑफ मर्करी। Hg2OCl2 प्लस HClO का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे बना रहे हैं हाइपोक्लोरस एसिड को? बोल रहे हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड को क्लोरीन वाटर से ट्रीट किया, तो वहां से Hg2OCl2 और HClO का फॉर्मेशन होता है। अगर इसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना है तो बोल रहे हैं कॉमर्शियली इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग CO2 थ्रू सस्पेंशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड देन डिस्टिलिंग। ब्लीचिंग पाउडर को H2O मतलब हाइड्रोलाइज करते हैं CO2 को पास करते हुए, तो इससे बन रहा है CaCl2 प्लस CaCO3 प्लस HClO। तो इस तरीके से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। बाकी आपको पता है कि HClO जो है वो अनस्टेबल एसिड है, डिकम्पोज होकर के ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो कि ब्लीचिंग एक्शन दिखाएगा। तो यहाँ नीचे देखो ये लिखा हुआ है, इट एक्ट्स एज अ पावरफुल, ब्लीचिंग पाउडर से ऊपर जो दो लाइन लिखी हुई है, इट एक्ट्स एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट, दिस इज ड्यू टू रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इजिली। तो नेसेंट ऑक्सीजन ये रिलीज करता है, जो कि ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, परमानेंट ब्लीचिंग होगी। फिर ब्लीचिंग पाउडर को डिस्कस किया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर। इसमें ब्लीचिंग पाउडर के लिए एक तो इसका ऑर्डलिंग फॉर्मूला गिवन है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ऑर्डलिंग फॉर्मूला इसका यहाँ पे गिवन है। ऑर्डलिंग फॉर्मूला क्या है? CaOClCl, CaOClCl, ये इसका ऑर्डलिंग फॉर्मूला है। और इसको बना कैसे रहे? क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करके। ठीक है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइन। ड्राई स्लैग्ड लाइन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा करके इसको प्रोड्यूस करते हैं। एनसीईआरटी में भी ये इंफॉर्मेशन गिवन थी। इसमें अगर आप देखो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आईआईटी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ये ब्लीचिंग पाउडर का ऑर्डलिंग फॉर्मूला है। इसमें ये वाला जो क्लोरीन है इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये वाला जो क्लोरीन है इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस क्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस क्लोरीन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -1 एंड +1। ये ब्लीचिंग पाउडर का ऑर्डलिंग फॉर्मूला है, CaOCl2। So this is the ordling view about its formation. There is another view proposed by Clifford, according to which bleaching powder is a mixture of calcium hypochlorite and basic calcium chloride. NCERT में जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला गिवन था वो क्लिफोर्ड फॉर्मूला है। तो ये भी आपको नेम याद रखना है, क्लिफोर्ड फॉर्मूला।
ठीक है, और ऑडलिंग फॉर्मूला, तो ये ऑडलिंग फॉर्मूला है, और क्लिफोर्ड फॉर्मूला क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH ट्वाइस डॉट 2H2O। ठीक है, क्लिफोर्ड फॉर्मूला क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH ट्वाइस डॉट 2H2O। ये क्लिफोर्ड फॉर्मूला है। ये 2H2O है या H2O है, एक बार देख लेना एनसीईआरटी में। टू H2O है या H2O है? हाँ 2H2O है। अब इससे भी क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ बुकलेट में जो इन्होंने ब्रैकेट ये जो पार्ट दिखा रखा है उसमें एक H2O को बाहर रखा हुआ है, तो ये 2H2O है। The manufacture of bleaching powder is carried out in any one of the following plants। अब ये सब बेकार है, ये इतना सब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज को आप देख लो। बोल रहे हैं इट इज अ पेल येलो पाउडर, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, क्योंकि ये क्लोरीन रिलीज करता है, तो इट हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, इट इज soluble in water but a clear solution is never formed due to the presence of impurities। ठीक है, impurities होने की वजह से ये क्लियर सोल्यूशन फॉर्म नहीं करता। तो एक इसका कलर जो है इंपॉर्टेंट है, इट इज अ पेल येलो पाउडर, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, मतलब सफोकेटिंग ओडर होती है। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन वाटर में जब इसको डिसॉल्व करोगे तो क्लियर सोल्यूशन नहीं प्रोड्यूस होता, क्योंकि उसके अंदर लाइम और दूसरे कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट है। आगे देखो, बोले ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग इट अंडरगोज ऑटो ऑक्सीडेशन इनटू कैल्शियम क्लोरेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। अगर इसको आप फ्री छोड़ दो तो क्या होता है, ये डिकम्पोज होकर के कैल्शियम क्लोरेट और कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ऐसे बोल रहा है कि अगर कोबाल्ट क्लोराइड की प्रेजेंस में इसको कंसीडर करें तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, COCl2 की प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और आगे देखो, बोल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ स्लाइट अमाउंट ऑफ डाइल्यूट एसिड इट लूजेस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे रिएक्शन में H2CO4 लिखा हुआ है, H2SO4 होना चाहिए। H2SO4 से जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये देखो ये बना रहा है HClO, और फिर ये HClO डिकम्पोज होकर के नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और यही नेसेंट ऑक्सीजन ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी अपनी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से दिखाता है, और वो नेसेंट ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम में प्रोड्यूस होगा, वो नेसेंट ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम में प्रोड्यूस होगा। फिर इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, इसमें कोई खास बात नहीं है। आप देख रहे हो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर दे, बस यही याद रखना है आपको। H2S को सल्फर में, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, अमोनिया को N2 में, ठीक है, Ki को I2 में, और आर्सेनाइट को आर्सेनेट में। ऐसे आपको याद रखना है। क्या क्या कर रहा है ये ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में, ठीक है, फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट में, ठीक है, अमोनिया को N2 में, आयोडाइड आयन को I2 में, और ASO3 3 नेगेटिव को ASO4 3 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है।
इस तरीके से याद रखना आपको। अब एक बात यहां पे इंपॉर्टेंट है, एक टर्म होता है अवेलेबल क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड टर्म है अवेलेबल क्लोरीन। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है कि इट लूजेस इट्स क्लोरीन बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड, इट लूजेस इट्स क्लोरीन बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड इन एक्सेस और कार्बन डाइऑक्साइड। तो या तो हम डाइल्यूट एसिड को यूज करें या CO2 को यूज करें, तो ये अपना क्लोरीन को लूज करता है। जैसे आप देख रहे हो CaOCl2 को HCl से रिएक्ट कराया तो CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 बन गया। ऐसे ही H2SO4 से रिएक्ट करा रहे तो CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2 बन रहा है। CO2 को पास करे तो CaCO3 और Cl2 बन रहा है। अब बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ क्लोरीन, ये बोल्ड लेटर्स में जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो अवेलेबल क्लोरीन की डिफिनीशन है। तो बोला द अमाउंट ऑफ क्लोरीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर by treatment with excess of dilute acid on carbon dioxide is called available chlorine. Definition क्या है? The amount of chlorine obtained from a sample of bleaching powder by treatment with excess of dilute acid or carbon dioxide is called available chlorine. तो ये इसकी definition है, इस पे based न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं अवेलेबल क्लोरीन को मेजर करने के लिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, गुड सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स 35 to 38% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। अगर एक अच्छा ब्लीचिंग पाउडर सैंपल है तो 35 to 38% अवेलेबल क्लोरीन अवेलेबल करा सकता है। बाकी आपको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हैलोफॉर्म टेस्ट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो जिन जिन कंपाउंड्स के अंदर हैलोफॉर्म टेस्ट वाला स्ट्रक्चरल फीचर है, उनसे अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। तो अब ये सब तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही है। ठीक है, अब इसके यूजेस जो है आप देख लेना। ठीक है, इसके यूजेस वैसे एनसीईआरटी में भी गिवन थे। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्लोरस एसिड पे। क्लोरस एसिड HClO2, well it is obtained in aqueous solution when barium chloride suspension in water is treated with H2SO4, the insoluble barium sulfate is filtered off। ध्यान देना यहाँ पे इन एसिड्स को बनाने के लिए अब आगे आप ज्यादातर देखोगे बेरियम सॉल्ट यूज होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको ट्रीट करेंगे। तो आपको पता है कि बेरियम आयन जो है वो सल्फेट आयन के जैसे ही कांटेक्ट में आता है तुरंत वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का बना लेता है। तो प्रेसिपिटेशन अगर होगी तो रिएक्शन की फॉरवर्ड मूव करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, उससे प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ जाती है। तो इसलिए यहां पे ज्यादातर बेरियम सॉल्ट यूज होंगे। तो बेरियम क्लोराइड को H2SO4 से रिएक्ट कराया तो क्लोरस एसिड बन गया और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट। ठीक है, आगे बोल रहे हैं द फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इज कलरलेस बट इट सून डिकम्पोजेस टू ClO2 व्हिच मेक्स द सॉल्यूशन येलो। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अनस्टेबल एसिड है तो इसलिए ये डिकम्पोज होकर के ClO2 बनाता है जो कि सॉल्यूशन को येलो कलर प्रोवाइड करता है। ये HClO2 डिकम्पोज होकर के ClO2 का फॉर्मेशन करता है। अब आगे देखो क्लोरिक एसिड। तो क्लोरिक एसिड को कैसे बना रहा है? बेरियम क्लोरेट, बेरियम क्लोरेट को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा करके। क्लोरस एसिड कैसे बना है? बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा करके। ठीक है, और अब बोल रहा है कि अगर हमें क्लोरिक एसिड बनाना है तो क्लोरिक एसिड बनाने के लिए बेरियम क्लोरेट को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो अगेन बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा और क्लोरिक एसिड बनेगा। पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड को कैसे फॉर्म कर रहे हैं? बोल रहे हैं इट इज
most stable oxy acid of chlorine. Anhydrous HClO4 is obtained by doing distillation of KClO4 with 96 to 97.5% H2SO4 under low pressure at 90 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब KClO4 को हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ डिस्टिल कर रहे हैं लो प्रेशर में, मतलब वैक्यूम डिस्टिलेशन कराते हैं, क्योंकि ये जो एसिड यहाँ पे बनेगा ना, ये एसिड अनस्टेबल होता है, तो इसलिए वैक्यूम डिस्टिलेशन करा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से HClO4 बन जाता है। आगे देखो बोल रहे हैं, an aqueous solution of the acid is obtained by reaction of barium chlorate with calculated quantity of dilute H2SO4। वैसे ही जैसे अब तक बेरियम सॉल्ट यूज किया, तो इसका भी बेरियम सॉल्ट आप यूज कर सकते हो। बेरियम पर क्लोरेट को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा करके, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करा करके आप पर क्लोरिक एसिड बना सकते हैं। और HClO4 को अगर आप P2O5 के साथ ट्रीट करते हो तो Cl2O7 बन जाता है। ये लास्ट वाली रिएक्शन अभी पहले भी आपने देखा था Cl2O7 के प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ये इनके ऑक्सो एसिड का डिस्कशन हो गया। अब फ्लोरीन को अगर देखें तो फ्लोरीन के प्रिपरेशन मेथड्स, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो स्पेशल कंपाउंड है, तो इसका प्रिपरेशन मेथड जो है, ये एक बार आप इसको पढ़ जाना अपने आप से। अकरेंस के बाद इसका प्रिपरेशन मेथड गिवन है। तो प्रिपरेशन मेथड में एक तो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है इसका, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इसको प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा इसका प्रिपरेशन मेथड व्हिटलॉ ग्रे मेथड है। तो एक बार आप पेशेंटली इसको पढ़ जाना। मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। जैसे देखो पेज नंबर 77 पे लिखा हुआ है, फ्लोरीन डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड इनर्ट गैसेज डायरेक्टली अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। बाकी फ्लोरीन सबसे रिएक्ट कर जाता है, लेकिन बोल रहा है कि ऑर्डिनरी कंडीशन में ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, और इनर्ट गैसेस के साथ ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। इसके बाद बोल रहा है कि फ्लोरीन रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर, काफी इंपॉर्टेंट है ये। फ्लोरीन रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर गिविंग ऑक्सीजन एंड ओजोन। अगर एक्स्ट्रा फ्लोरीन, आप एक्सेस में फ्लोरीन यूज करोगे तो ओजोन बनेगा, और कम अमाउंट में यूज करोगे तो ऑक्सीजन बनेगा। इसी तरीके से बोल रहे हैं कि फ्लोरीन जो है वो एल्कैली के साथ, अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी जो हैलोजेंस हैं उनकी एल्कैली के साथ रिएक्शन एक पैटर्न पे प्रोसीड करती है। क्लोरीन जो है कोल्ड डाइल्यूट एल्कैली के साथ, कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ आपने देखा कि वो फॉर्म करता है NaCl एंड NaClO, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और हॉट कंसंट्रेटेड NaOH के साथ अगर उसको ट्रीट करते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट का फॉर्मेशन करता है, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोरेट का फॉर्मेशन करता है। फ्लोरीन के साथ जरा देखो क्या हो रहा है। फ्लोरीन को बोल रहा है कि फ्लोरीन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एल्कैलीज टू फॉर्म ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। फ्लोरीन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एल्कैलीज टू फॉर्म ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन बाकी हैलोजन की रिएक्शन से डिफर कर रही है। तो 2F2 plus NaOH gives OF2 plus 2NaF plus H2। तो ये डाइल्यूट एल्कैली के साथ ये रिएक्शन होती है। एंड विथ कंसंट्रेटेड एल्कैली ऑक्सीजन इज फॉर्म। तो कंसंट्रेटेड एल्कैली के साथ अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं तो सोडियम फ्लोराइड H2O और O2 का फॉर्मेशन होता है। तो फ्लोरीन कंसंट्रेटेड एल्कैली के साथ O2 प्रोड्यूस करता है और डाइल्यूट एल्कैली के साथ OF2 प्रोड्यूस करता है।
अगला पॉइंट देखो, बोल रहे हैं कि इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट ऑक्सीडाइजेस क्लोरेट्स टू परक्लोरेट्स, आयोडेट्स टू पर आयोडेट्स एंड बाइसल्फेट्स टू पर ऑक्सीसल्फेट्स. ठीक है, क्या क्या करता है ये? क्लोरेट को पर क्लोरेट में, आयोडेट को पर आयोडेट में, बाइसल्फेट को पर ऑक्सीसल्फेट्स में कन्वर्ट कर देता है. ये तीनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. और अगला पॉइंट देखो, इट अटैक्स ग्लास एट अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर्मिंग SiF4. ठीक है, ये ग्लास से रिएक्ट कर जाता है, ग्लास यानी कि सिलिका, उससे रिएक्ट करके ये SiF4 बना लेता है. हाउएवर द अटैक ऑफ ड्राई फ्लोरीन इज स्लो. अगर ड्राई फ्लोरीन है तो रिएक्ट जो ड्राई फ्लोरीन की प्रेजेंस में जो अटैक होगा वो स्लो मैनर में होगा. At low temperature, dry fluorine can be stored in dry glass vessel. ये इंपॉर्टेंट है. लो टेम्परेचर पे फ्लोरीन को ड्राई ग्लास वेसल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर मॉइस्चर होगा तो फिर उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब वो ग्लास से बहुत तेजी से रिएक्ट करने लगता है. जिस वेसल में आपने रखा है वो उसी वेसल से रिएक्ट करने लगता है. इसमें देखो अमोनिया के साथ जो इसकी रिएक्शन है, बोले फ्लोरीन रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू फॉर्म नाइट्रोजन. ठीक है, ये बात बाकी हेलोजेंस के साथ भी ऑब्जर्व होती है. एंड हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म SF6, H2S से रिएक्ट करके SF6 बना लेता है. इसको हम XeF2, XeF4, XeF6 बनाने के लिए यूज करते हैं. ग्रुप 17 में आएगा ये डिस्कशन. ये इसकी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. देखो, फ्लोरिनेशन ऑफ मेथनॉल. आप जरा देखो, मेथनॉल के साथ जब इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो ये मेथनॉल के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जा रहे हैं. जो OH वाला हाइड्रोजन है वो भी फ्लोरीन से रिप्लेस हो रहा है, और कार्बन से अटैच हाइड्रोजन भी फ्लोरीन से रिप्लेस हो रहा है. तो CF3OF का फॉर्मेशन होता है, बोल रहे हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ये फ्लोरीन का डिस्कशन है. इसके बाद क्लोरीन. क्लोरीन तो ऑलरेडी हम लोग NCERT में देख चुके हैं, मैं इस पे कुछ भी नहीं बताना. ठीक है, क्लोरीन में कुछ भी डिस्कस नहीं करना है. ब्रोमीन में भी सब वो क्लोरीन के पैटर्न पे ही सारा डिस्कशन चल रहा होता है, तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है. बस हाँ, एक देखो, ये पेज नंबर 84 पे, पेज नंबर 84 पे, पेज नंबर 84 पे देखो. एक तो ये जो एल्कैली वाली रिएक्शन है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों में एक जैसी होती है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्रोमीन जो है हॉट एंड कंसंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्ट करके KBr और KBrO3 बना रहा है, और इसी तरीके से हॉट एंड कंसंट्रेटेड बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये BaBr2 एंड BaBrO3 ट्वाइस बना रहा है. मतलब सिमिलर प्रोडक्ट है, ब्रोमेट बन रहा है और ब्रोमाइड बन रहा है, ब्रोमेट एंड ब्रोमाइड. और अगर आप इसको सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा रहे हो, हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम कार्बोनेट से, तो सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, और अमोनिया के साथ इसकी भी रिएक्शन सिमिलर है जैसे क्लोरीन में आपने देखा है. ब्लीचिंग एक्शन में दे रहा, देखना ये इंपॉर्टेंट है. बोला द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्रोमीन इज वीकर देन दैट ऑफ क्लोरीन. ये जो कंपैरिजन है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन ज्यादा अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है ब्रोमीन के कंपेयर में. तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्रोमीन इज वीकर देन दैट ऑफ क्लोरीन. द ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के थ्रू क्लोरीन भी ब्लीचिंग एक्शन दिखाता है, ब्रोमीन भी दिखाता है, बट ब्लीचिंग एक्शन ब्रोमीन का क्लोरीन के कंपेयर में वीक है. एक्शन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड. तो बोल रहा है कि ब्रोमीन वाटर reacts with mercuric oxide to form mercury oxybromide. mercury oxybromide.
ये वैसे ही रिएक्शन है जैसे अभी आपने हाइपोक्लोरस एसिड के फॉर्मेशन में देखा है, तो सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है। हाइपोब्रोमस एसिड बन रहा है, देखो दूसरा प्रोडक्ट। और एक बार हाउएवर ऑन पासिंग ब्रोमीन वेपर्स ओवर ड्राई HgO एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रोमीन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो HgO को ड्राई ब्रोमीन से अगर रिएक्ट करा रहे हैं तो Br2O और HgBr2 बन जाता है। ठीक है। आयोडीन, आयोडीन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये देखो आयोडीन में पेज नंबर 86, पेज नंबर 86 पे देखो। ठीक है, एक तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो इसलिए ये किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, किसको नहीं कर सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो बोला इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द फॉलोइंग रिएक्शंस शो इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्या कर रहा है ये, H2S को सल्फर में, SO2 को H2SO4 में, सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में, सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट में, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इतना भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये नहीं है। लगभग वो सारे कंपाउंड्स को जो है ऑक्सीडाइज कर पा रहा है जिनको दूसरे हैलोजन ऑक्सीडाइज करते हैं। रिएक्शन एल्कैली के साथ यहाँ पे भी सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आप देखो रिएक्शन विथ सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो सोल्यूशन के साथ इसकी जो रिएक्शन है, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिएक्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसको अक्सर रिडॉक्स रिएक्शन में भी यूज करते हैं। तो इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूं कि आयोडीन सोल्यूशन इज डीकलराइड बाय सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हाइपो बोलते हैं, एज सोडियम टेट्राथायोनेट एंड सोडियम आयोडाइड आर फॉर्म्ड, बोथ आर कलरलेस एंड सॉल्युबल। तो आप देख रहे हो आयोडीन को हाइपो के साथ रिएक्ट करा तो Na और Na2S4O6 बन गया। This reaction is involved in iodometric titration in presence of starch indicator. बेसिकली अगर हम स्टार्च पेपर को यूज करें तो पहले जो है वो वायलेट कलरेशन, वायलेट और ब्लू कलरेशन आएगा क्योंकि आयोडीन है, बाद में वो डीकलराइज हो जाएगा क्योंकि वो Na में कन्वर्ट हो रहा है। अब जरा इसकी रिएक्शन देखो विथ अमोनिया। तो आयोडीन फॉर्म्स अ माइल्ड एक्सप्लोसिव विथ अमोनिया, इसके बारे में मैंने पहले ही भी बताया था आपको। ये नाइट्रोजन का जब डिस्कशन हो रहा था तो उसमें मैंने बताया हुआ है। 2NH3 plus 3I2 gives NH3NI3, जो कि माइल्ड एक्सप्लोसिव होता है। और ये NH3NI3 डिकम्पोज होकर के देखो नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, आयोडीन प्रोड्यूस कर रहा है और अमोनियम आयोडाइड। तो बस ये ग्रुप 17 का डिस्कशन था, जिसमें हमने ग्रुप 17 के जो कंपाउंड्स हैं उनका डिस्कशन देखा। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा ग्रुप 18 यानी कि जीरो ग्रुप पे। जीरो ग्रुप, एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी निकालो पहले। ग्रुप 18 एलिमेंट्स, एनसीईआरटी में ग्रुप 18 एलिमेंट देखो। ग्रुप 18 consists of 6 elements: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. All these are gases and chemically unreactive. They form very few compounds, because of this they are termed noble gases. फिर देखो ऑल द नोबल गैसेज एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन द एटमॉस्फेयर। रेडॉन को छोड़ करके बाकी सब नोबल गैसेज एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा नोबल गैस एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता। देयर एटमॉस्फेरिक अबंडेंस इन ड्राई एयर इज नियरली 1% बाई वॉल्यूम। ड्राई एयर में इनका अबंडेंस नियरली 1% बाई वॉल्यूम है, ऑफ विच आर्गन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में आर्गन मिलता है।
रेडॉन नहीं मिलता, और इनका जो ड्राई एयर में एबंडेंस है वो नियरली 1% है, और आर्गन जो है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। अब हीलियम क्यों मिलता है? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल इमिट होता है वो हीलियम न्यूक्लियस ही तो होता है। तो जब अल्फा डीके, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा डीके में पार्टिसिपेट करेगा तो हीलियम प्रोड्यूस होगी। Helium and sometimes neon are found in minerals of radioactive origin, for example, pitchblende, monazite, clevite. The main commercial source of helium is natural gas. Xenon and radon are the rarest element of the group. Radon is obtained as a decay product of radium-226. Radium-226 जब अल्फा डिके में पार्टिसिपेट करता है तो रेडॉन बनता है। अब आगे देखो, द इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 18 एलिमेंट्स along with their electronic configuration are given in table 7.12. The trends in some of the atomic, physical and chemical properties of the group are discussed here. तो एटॉमिक नंबर में कुछ नहीं है, एटॉमिक मास में कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोर कॉन्फ़िगरेशन डिफर करेगा, और कोर कॉन्फ़िगरेशन डिफर करेगा तो उसका इफेक्ट जो है इनकी प्रॉपर्टीज पे भी होना चाहिए, जैसा अब तक आपने देखा है। तो एटॉमिक रेडियस अगर आप देखो, हीलियम और नियॉन के साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस है, 40 यूनिट का। नियॉन और आर्गन में भी सफिशिएंटली लार्ज डिफरेंस है साइज में, क्योंकि अब तक आप देखो पुअर शील्डिंग इफेक्ट आया नहीं। अब तक अगर आप देखो तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट आया नहीं, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कोई एबनॉर्मल वेरिएशन नहीं होगा, बट इसके बाद एबनॉर्मल वेरिएशन शुरू होगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एंट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आर्गन के बाद आप देखो क्रिप्टन, सिर्फ 10 यूनिट का इंक्रीमेंट है साइज में, फिर 20 यूनिट का इंक्रीमेंट है इन साइज। तो ये साइज में इंक्रीमेंट इतना कम इसलिए हो रहा है क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से। आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी आपको साइज वाला ट्रेंड, साइज का इफेक्ट दिखेगा। हीलियम का साइज बहुत छोटा है तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है। जितने भी एलिमेंट ऑब्जर्व होते हैं उनमें सबसे ज्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम की ही होती है। हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम की है। ठीक है, नियॉन की आप देखो उससे थोड़ी कम है, आर्गन की और कम है, क्रिप्टन की और कम है, जेनॉन की और कम है, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी लगातार डिक्रीज कर रही है, कोई अबनॉर्मलिटी नहीं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम की हाईएस्ट है अमंग ऑल एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैसे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाकी एलिमेंट्स की नॉर्मली नेगेटिव होती है, यहाँ पे आपको सबकी पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहते ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहते, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इनका। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबकी पॉजिटिव है। अब इसमें भी आप देख रहे हो कि सबसे कम पॉजिटिव हीलियम के लिए है, पूरे ग्रुप में सबसे कम पॉजिटिव हीलियम के लिए है। इसका मतलब अगर आपसे बोला जाए कि नोबल गैसेस में सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर सकता है, तो आप बोलोगे हीलियम। नोबल गैसेस में सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर सकता है, तो आप बोलोगे जिसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लीस्ट एंडोथर्मिक होगी, तो लीस्ट एंडोथर्मिक हीलियम के लिए। तो हीलियम, फिर उसके बाद रेडॉन, फिर जेनॉन, फिर क्रिप्टन, फिर आर्गन। सबसे डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन गेन करना नियॉन के लिए। नियॉन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना सबसे डिफिकल्ट है, और हीलियम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना सबसे इजी है। डेंसिटी का ट्रेंड अगर आप देखो तो डेंसिटी वैल्यू लगातार इंक्रीज कर रही है, करनी भी चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मास भी फेवरेबल है, एटॉमिक साइज भी फेवरेबल है। एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक साइज को डोमिनेट करता है, फेवरेबल नहीं है एटॉमिक साइज।
एटॉमिक मास एटॉमिक साइज को डोमिनेट करता है ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे, इसलिए डेंसिटी इंक्रीज करनी चाहिए, तो इंक्रीज कर रही है। मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखो तो हीलियम के लिए तो एक्सेप्शनली लो है, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन है तो मेल्टिंग पॉइंट तो और भी कम होगा। और बाकी आप देख रहे हो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी एटॉमिक मास में इंक्रीमेंट के साथ। बॉइलिंग पॉइंट में भी आप वही ट्रेंड देख रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है वॉन्डरवॉल फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की वजह से। और इनका एबंडेंस बता रहे हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम के टर्म्स में, तो आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा एबंडेंस एटमॉस्फेरिक कंटेंट परसेंटेज बाय वॉल्यूम तो वैसे तो क्रिप्टन है, बट पीछे बोला गया था आर्गन। ये वैल्यू सही है क्या? नए एडिशन में यही लिखा हुआ है 5.24 इंटू 10⁻⁻⁴ फॉर हीलियम। नियॉन के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, आर्गन के लिए 1.82 इंटू 10⁻³ क्रिप्टन के लिए 0.934, जेनॉन के लिए 1.14 इंटू 10⁻⁴ और रेडॉन के लिए 8.7 इंटू 10⁻⁶। तो ये आर्गन वाली वैल्यू 1.82 इंटू 10⁻³ है और क्रिप्टन के लिए 0.934 है, तो फिर तो सबसे ज्यादा एबंडेंस क्रिप्टन का होना चाहिए। क्या न्यू एडिशन में भी यही लिखा हो बेटा? अगर न्यू एडिशन में ये लिखा हुआ फिर तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट इन्होंने लिखा था ये स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स, नहीं, their atmospheric abundance in dry air is nearly 1% by volume, of which argon is the major constituent। तो फिर तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्रिप्टन होना चाहिए, तो ये वेरीफाई करने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो आपको कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 होगा, हीलियम का 1s2 होगा। हीलियम के लिए हीलियम कॉन्फ़िगरेशन मतलब डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन है और बाकी के लिए ऑक्टेट। आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और वो टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज करेगी क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, अब वहां पे कहीं पे ज्यादा इंक्रीमेंट है, कहीं पे कम इंक्रीमेंट है, जहां पे कम इंक्रीमेंट है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में यहाँ पे देखो बोले सिंस नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन इसमें भी आपको याद रखना है कि भले इलेक्ट्रॉन का गेन करना डिफिकल्ट है, बट अगर नोबल गैसेस को आपस में कंपेयर किया जाए तो सबसे इजिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हीलियम और सबसे डिफिकल्ट इलेक्ट्रॉन गेन होगा किसके लिए? सबसे डिफिकल्ट इलेक्ट्रॉन गेन होगा नियॉन के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो ऑल द नोबल गैसेस आर मोनोटॉमिक, दे आर कलरलेस ओडरलेस एंड टेस्टलेस। किसी भी तरीके से आप इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। दे आर कलरलेस ओडरलेस एंड टेस्टलेस, they are sparingly soluble in water, they have very low melting and boiling points because the only type of interatomic interaction in these elements is weak dispersion forces। helium has the lowest boiling point of any known substance, जितने भी substances known है उसमें सबसे कम boiling point helium का है। अब ये important है, it has an unusual property of diffusing through most commonly used laboratory materials such as rubber, glass और plastic। इसके थ्रू भी ये डिफ्यूज कर जाता है, ठीक है, रबर के थ्रू, ग्लास के थ्रू, प्लास्टिक के थ्रू ये डिफ्यूज कर जाता है। तो इट हैज एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैबोरेटरी मटेरियल्स सच एज रबर, ग्लास और प्लास्टिक्स। इसका मतलब इसके स्टोरेज में प्रॉब्लम आएगी,
हमेशा। अब जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल गिवन है, नोबल गैसेस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स, व्हाई? तो एक्सप्लेनेशन बोल रहे हैं नोबल गैसेस बीइंग मोनोएटॉमिक हैव नो इंटरएटॉमिक फोर्सेस एक्सेप्ट वीक डिस्पर्सन फोर्सेस and therefore they are liquefied at very low temperature, hence they have low boiling point. केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो बोल रहे हैं इन जनरल नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव, their inertness to chemical reactivity is attributed to the following regions. क्यों ये लेस रिएक्टिव होते हैं? The noble gases except helium have completely filled ns2 np6 electronic configuration in the valence shell. एक तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनको इनर्ट बनाता है। They have high ionization enthalpy, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते, एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते। न तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्टिविटी दिखा सकते हैं आसानी से, न ये इलेक्ट्रॉन गेन करके रिएक्टिविटी दिखा सकते हैं इजिली, और न तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करता है, इसलिए केमिकली इनर्ट है। The reactivity of noble gases has been investigated occasionally ever since their discovery, but all attempts to force them to react to form the compounds were unsuccessful for quite a few years. ठीक है, तो बोल रहा है कि नोबल गैसेस की जो नोबल गैसेस का जो इन्वेस्टिगेशन है, उनकी रिएक्टिविटी का जो इन्वेस्टिगेशन है, वो उनकी डिस्कवरी के बाद से जो है, मतलब वो अकेजनली, मतलब कभी कभी लोगों ने उसको टेस्ट करने की कोशिश की, और उसमें भी ज्यादातर टाइम तक जो है कोई सक्सेस लोगों को मिली नहीं। फिर यहाँ पे बता रहे हैं इन मार्च 1962, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया। इन मार्च 1962 नील बार्टलेट, then at the University of British Columbia, observed the reaction of a noble gas. सबसे पहले इन्होंने नोबल गैस की रिएक्शन को ऑब्जर्व किया। नील बार्टलेट then at the University of British Columbia observed the reaction of a noble gas. First he prepared a red compound which is formulated as O2PtF6. तो पहले तो इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया O2PtF6, O2PtF6, ये कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने देखा, ही देन रियलाइज दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जेनॉन 1170 किलोजूल पर मोल, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है 1175 किलोजूल पर मोल, उससे थोड़ी कम है। तो इन्होंने देखा कि जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यहां पे जो इंथैल्पी इसकी है वो है 1175 किलोजूल पर मोल। और जेनॉन जब पहला इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसकी इंथैल्पी 1170 किलोजूल पर मोल है। तो अगर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकता है, तो जेनॉन क्यों नहीं कर सकता? और बस इसी क्यूरियोसिटी में इन्होंने पहला नोबल गैस का कंपाउंड बना दिया, ठीक है। तो फर्स्ट कंपाउंड जो इन्होंने बनाया वो XePtF6 था, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंपाउंड था जिसमें नोबल गैस इन्वॉल्व था, XePtF6। तो देखो, he made efforts to prepare same type of compound with xenon and was successful in preparing another red color compound. ये कॉम्प्लेक्स भी रेड कलर है, क्योंकि आपको यहाँ पता होना चाहिए कि इसका जो कलर है उसके लिए ये कैटायन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कलर तो कॉम्प्लेक्स की वजह से है। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट दोनों में सेम है, इसलिए कलर सेम होगा, दोनों रेड कलर्ड कंपाउंड।
He made efforts to prepare same type of compound with xenon and was successful in preparing another red color compound Xe positive PtF6 negative by mixing PtF6 and xenon. By mixing PtF6 and xenon. After this discovery, a number of xenon compounds, mainly with most electronegative elements like fluorine and oxygen, have been synthesized. The compounds of krypton are fewer. तो krypton के compounds भी ऑब्जर्व होता है लेकिन बहुत कम. Only the difluoride KrF2 has been studied in detail. Compounds of radon have not been isolated but only identified. RnF2 रेडॉन का जो कंपाउंड है वो RnF2 को ही आइडेंटिफाई किया जा सका है, वो भी अब तक उसको आइसोलेट नहीं किया गया. बाय रेडियो ट्रेसर टेक्निक, नो ट्रू कंपाउंड ऑफ आर्गन, नियॉन और हीलियम आर एट नोन. तो आर्गन, नियॉन और हीलियम का कोई भी कंपाउंड अब तक नोन नहीं है. तो सबसे ज्यादा कंपाउंड जेनॉन के आपको मिलेंगे. ठीक है. क्रिप्टन का कंपाउंड KrF2 को जो है डिटेल में इसकी स्टडी की गई है, और RnF2 का एग्जिस्टेंस जो है वो ट्रेसर टेक्निक के थ्रू मतलब जो उसको ये वेरीफाई किया गया है, लेकिन वो भी जो है उसका डिटेल स्टडी नहीं हो पाया क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लगातार अपनी आइडेंटिटी बदल. तो आप आगे देखो, बोला है आफ्टर दिस डिस्कवरी अ नंबर ऑफ जेनॉन कंपाउंड्स मेनली विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैव बीन स्टडीड. बाकी फिर इनके कौन कौन से एलिमेंट्स है जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो उसमें आपने देखा कि जेनॉन के ज्यादातर कंपाउंड्स है, क्रिप्टन का एक कंपाउंड नोन है, और रेडॉन का भी एक कंपाउंड है जिसको अब तक आइसोलेट नहीं किया जा सका है. हीलियम, नियॉन, आर्गन कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते. फिर जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं. तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो डिस्कशन है जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स का, इसको हम लोग बुकलेट से देखें, क्योंकि बुकलेट में और डिटेल में दिया हुआ है ये सारा डिस्कशन. आप अपने आप से एनसीईआरटी से पढ़ जाना इसको, मैं बुकलेट से इसको डिस्कस कर देता हूं. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सारी इंफॉर्मेशन कवर हो जाएगी, और आप एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा. ठीक है, तो मैं इसको बुकलेट से अब आगे डिस्कस करता हूं. बुकलेट में ग्रुप 18 का जो डिस्कशन गिवन है बेटा, ये पेज नंबर 61 पे गिवन है. पेज नंबर 61. यहाँ पे ग्रुप 17 को बाद में डिस्कस किया गया, ग्रुप 18 को पहले. तो पेज नंबर 61 ओपन करो इसको, और फिर आप देखो लिखा हुआ है XePtF6 was first real compound of any of the noble gases. ये वाली बात. ठीक है, नील बार्टलेट ने इस कंपाउंड को सबसे पहले प्रोड्यूस किया था. फिर लिखा हुआ इन अ शॉर्ट टाइम 3 फ्लोराइड्स ऑफ जेनॉन XeF2, XeF4 एंड XeF6 had been obtained as white crystalline solid. White crystalline solid. जेनॉन डाइफ्लोराइड. अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो बोला जेनॉन डाइफ्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ जेनॉन एंड फ्लोरीन इन मॉलिक्यूलर रेशियो 1:2 at 400 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ निकल ट्यूब. थोड़ा बहुत डेटा अगर इधर उधर होता है तो वो आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी को पढ़ करके जो एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन लिखी होगी उसी को आप सही मानोगे. अगर कुछ कंट्राडिक्शन आता है, इस बात को दिमाग में रखना.
तो जेनॉन को फ्लोरीन के साथ निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रीट करते हैं तो XeF2 बनता है। इसी तरीके से बता रहे हैं XeF2 बनाने के लिए जेनॉन को O2F2 के साथ रिएक्ट कराते हैं। आपने पीछे पढ़ा था OF2 और O2F2 बड़े स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। OF2, O2F2 आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, तो वही कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे यूज की जा रही है। डाइऑक्सीजन फ्लोराइड reacts with xenon at about 118 degree centigrade to give XeF2. In presence of mercury arc light, xenon and fluorine combine to give XeF2. तो तीन मेथड यहाँ पे गिवन है। एक तो xenon और फ्लोरीन को 1:2 मोलर रेशियो में रिएक्ट करा करके XeF2 बना रहे हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकल वेसल के अंदर, निकल ट्यूब के अंदर। दूसरा जेनॉन को O2F2 के साथ 118 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करा करके XeF2 बना रहे हैं। और तीसरा जेनॉन और फ्लोरीन को मर्करी आर्क लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करा करके XeF2 बना रहे हैं। प्रॉपर्टीज में देखो तो बोला इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज डिकम्पोज्ड बाय हाइड्रोजन एंड वाटर। तो हाइड्रोजन इसको डिकम्पोज करके जेनॉन में कन्वर्ट कर देगा प्लस H2F2 बन जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से HF प्रोड्यूस करने का एक मेथड ये भी है। तो XeF2 प्लस हाइड्रोजन गिव्स जेनॉन प्लस H2F2। इसी तरीके से XeF2 को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं अगर, तो XeF2 प्लस H2O गिव्स जेनॉन प्लस H2F2 प्लस O2। इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। XeF2 को बोल रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आयोडीन से रिएक्ट करके IF बना लेता है। आयोडीन से ये रिएक्ट करके IF बना लेता है और जेनॉन जो है वो फ्री हो जाएगा। इसी तरीके से XeF2 HCl को ऑक्सीडाइज करके देखो Cl2 में कन्वर्ट कर रहा है। HCl को ऑक्सीडाइज करके Cl2 में कन्वर्ट कर रहा है, जो हाइड्रोजन है HCl का उससे H2F2 बन जाता है और जेनॉन। XeF2 dissolved in HF but do not react with HF। ये इंपॉर्टेंट है, देखो बोला ये HF में डिसॉल्व तो हो जाता है लेकिन HF से रिएक्ट नहीं करता। क्योंकि HF से रिएक्ट करने का मतलब क्या है? HF से रिएक्ट करने का मतलब ये है बेटा कि फिर इसको फ्लोरीन प्रोड्यूस करना चाहिए। फ्लोरीन प्रोड्यूस करने की औकात किसी में है क्या? फ्लोरीन मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको कौन प्रोड्यूस कर पाएगा? ठीक है, तो इसलिए ये HF से रिएक्ट नहीं करता। तो HF को एज अ सॉल्वेंट हम यूज कर सकते हैं XeF2 को स्टोर करने के लिए। तो XeF2 dissolved in HF but do not react with HF. XeF2 form addition compound with Lewis acid. XeF2 forms addition compound with Lewis acids by itself acting as Lewis base। मतलब ये Lewis base की तरह एक्ट करता है जब ये Lewis acid से रिएक्ट करता है। तो जैसे देखो XeF2 को SbF5 से रिएक्ट कराया तो क्या करेगा? ये अपना फ्लोराइड आयन लूज करेगा, तो क्या बन जाएगा? XeF पॉजिटिव। अब देखो यहां पे ये रिएक्शन हो रही है, तो XeF2 है, इसको SbF5 से रिएक्ट करा रहे हैं, तो फॉर्म हो रहा है पहले तो ये एडक्ट XeF2 डॉट 2SbF5 और बोल रहा है कि ये जो एडक्ट है ये बेसिकली इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, XeF पॉजिटिव एंड SB2F11 नेगेटिव। ये एक फ्लोराइड आयन लूज करता है और वो फ्लोराइड आयन इससे अटैच होकर के ये बन जाता है। तो XeF पॉजिटिव SB2F11 नेगेटिव। इसी तरीके से देखो अगर इसको रिएक्ट करा रहा है PF5 के साथ, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड IF5 के साथ, तो अगर इसको IF5 के साथ रिएक्ट कराते हैं
तो ये फॉर्म कर रहा है XeF पॉजिटिव IF6 नेगेटिव। आगे देखो बोल रहा है XeF2 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इन एक्वस एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो अगर एक्वस एल्कलाइन सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व करे तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, और हाइड्रोलाइज होकर के आप देखो क्या बना रहा है, ये जेनॉन बना रहा है, फ्लोराइड आयन बनाएगा, मतलब जो सॉल्ट जैसे NaOH होगा तो NaOH के साथ ये कंबाइन करके NaF बना लेगा, ठीक है, प्लस H2O प्लस O2, तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। लास्टली XeF2 एक्ट्स एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट आल्सो। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन ये कर रहा है बेंजीन से रिएक्ट करके। बेंजीन से अगर आप XeF2 को रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब ये रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल सकती है, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और यहां से जो हाइड्रोजन फ्री होगा वो हाइड्रोजन HF फॉर्म कर लेगा प्लस जेनॉन। तो बेंजीन से फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए XeF2 को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बेंजीन से फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए XeF2 को यूज किया जा सकता है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। इसी तरीके से आप देखो, अगर इसको NO से रिएक्ट कराया तो ये नाइट्रोसिल फ्लोराइड बना लेगा। XeF2 को अगर NO से रिएक्ट कराया तो नाइट्रोसिल फ्लोराइड बना लेगा, और NO2 के साथ अगर इसको रिएक्ट कराया तो नाइट्राइल फ्लोराइड बना लेता है। अब इसमें नोट में देखो लिखा हुआ है वेसल्स ऑफ मोनल मेटल, जो कि एलॉय ऑफ निकल होता है, इसको यूज करते हैं XeF2 को स्टोर करने के लिए। नॉर्मली जो रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ना, जो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए स्पेशल टाइप के वेसल यूज किए जाते हैं। तो मोनल मेटल भी एक स्पेशल टाइप का वेसल है जो इस तरीके के कंपाउंड्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो डिस्कशन हो गया बेटा XeF2 का। अब जरा देखो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड प्रिपरेशन, स्पेलिंग पे मत जाना, पता नहीं प्रिपरेशन की स्पेलिंग ये हर बार गलत लिखी हुई है। अब देखो इसमें लिखा हुआ इट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ जेनॉन एंड फ्लोरीन इन द मॉलिक्यूलर रेशियो 1:10 एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ निकल ट्यूब। मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर डेटा में कंट्राडिक्शन आपको कहीं दिखता है, वैसे तो दिखना नहीं चाहिए, अगर दिखता है तो एनसीईआरटी में जो इंफॉर्मेशन लिखी होगी वो करेक्ट होगी। तो it is formed by heating a mixture of xenon and fluorine in the molecular ratio 1:10 at 400 degree centigrade in a nickel tube. तो Xe plus 2F2 निकल ट्यूब के अंदर 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट करा रहे हैं, तो XeF4 बन रहा है। सिमिलर कंडीशन में XeF2 भी बना था, बस ये रेशियो जो है वो अलग अलग था, वहां पे 1:2 था, यहाँ पे 1:10 है। टेम्परेचर भी सेम है, निकल ट्यूब वहां भी यूज कर रहे थे, यहाँ भी यूज कर रहे थे, इसलिए ये रेशियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। It is never synthesized in pure because its formation is accompanied with the formation of XeF2 and XeF6. बोले जब कभी हम इसको फॉर्म करते हैं तो इसके साथ XeF2 और XeF6 भी बनता है, ये आपको प्योर फॉर्म में कभी नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टीज में देखो, इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट 107 डिग्री सेंटीग्रेड है, इट अंडरगो सब्लिमेशन, इट इज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ आप देखो सिमिलर रिएक्शन हो रही है, ये यहाँ भी H2F2 और जेनॉन बन रहा है। मरकरी के साथ आप देखो जेनॉन और HgF2 बन जा रहा है। अगर इसको BCl3 के साथ रिएक्ट कराए तो BF3 बन जाता है, मतलब क्लोरीन को फ्लोरीन रिप्लेस कर दे रहा है यहाँ पे। जेनॉन और क्लोरीन जो है, मतलब एक तरीके से क्या हुआ, XeF4 ने BCl3 को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो BCl3 का जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइज होकर के Cl2 में कन्वर्ट हो गया। It forms a highly explosive solid, xenon trioxide, when treated with water.
तो हाइड्रोलाइज होकर के ये क्या बना रहा है, हाइड्रोलाइज होकर के बना रहा है जेनॉन प्लस XeO3, जो कि एक एक्सप्लोसिव सॉलिड है, प्लस H2F2 प्लस F2। अब ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। It is soluble in fluoroacetic acid. When it is treated with excess of xenon, it changes to XeF2. तो अगर XeF4 को excess of xenon के साथ ट्रीट करें तो ये XeF2 में कन्वर्ट हो जाता है। It undergoes addition reaction like XeF2. वो यहां भी, ये भी ल्यूइस बेस की तरह एक्ट करेगा, फॉर्मिंग एडक्ट्स। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो कि अगर इसको XeF4 को SbF5 के साथ अगर रिएक्ट कराएं तो यहां पे फॉर्म हो रहा है ऐसा एडक्ट XeF3 पॉजिटिव, SbF6 नेगेटिव, ये बन रहा है। Other Lewis acids like PF5, ASF5, SbF5, NbF5, RuF5, OSF5 also undergo similar addition reaction. उनके साथ भी ऐसे ही एडक्ट फॉर्मेशन होगा। Like XeF2, xenon tetrafluoride also acts as fluorinating agent. ये भी fluorinating agent की तरह यूज होता है। तो आप देख रहे हो ये प्लैटिनम को PtF4 में कन्वर्ट कर देता है। XeF4 plus platinum gives xenon plus PtF4. ये NO को नाइट्रोसिल फ्लोराइड में और NO2 को नाइट्राइल फ्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सब सिमिलर रिएक्शन है। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं? बोला इट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग जेनॉन एंड फ्लोरीन इन मॉलिक्यूलर रेशियो 1:20 अंडर प्रेशर इन अ निकल ट्यूब। टेम्परेचर यहाँ पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर 50 एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे जेनॉन और फ्लोरीन को 1:20 मोल रेशियो में रिएक्ट करा रहे हैं। अगर XeF4 बनाना है तो 1:10 मोल रेशियो में जेनॉन और फ्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं, और XeF2 बनाना है तो 1:2 मोल रेशियो में जेनॉन और फ्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं। XeF2 XeF4 बनाने के लिए निकल को यूज करते हैं, निकल ट्यूब को यूज करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे भी निकल ट्यूब को यूज किया जा रहा है अंडर प्रेशर 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रॉपर्टीज में देखो, बोला इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब एक बात आप देख रहे हो, इसका मेल्टिंग पॉइंट 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड था, XeF4 का 107 डिग्री सेंटीग्रेड, और XeF2 का मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखो तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, अब ये सब ध्यान देने वाली बात है, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखो तो XeF2 का सबसे ज्यादा, देन XeF4, देन XeF6। अब ऐसा क्यों है बेटा? उसके पीछे बोल रहा है कि ये मोस्ट आयनिक है, मोस्ट आयनिक, और ये मोस्ट कोवेलेंट है। अगेन फजान्स रूल के बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन करोगे। ये मोस्ट आयनिक है और ये मोस्ट कोवेलेंट, तो इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा और इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट इसका 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। आगे बोला इट इज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, HCl एंड अमोनिया। तो हाइड्रोजन के साथ ये भी देखो जेनॉन प्रोड्यूस कर रहा है, और H2F2, ये 3Cl2 नहीं है, इसको आप हटा देना। ये 3Cl2 मुझे लग रहा है HCl वाली रिएक्शन में होगा। ये दो रिएक्शन को यहाँ पे मिक्स कर दिया है।
हाइड्रोजन के साथ अगर इसको रिएक्ट करा रहे हैं XeF6 को, तो यहाँ पे जेनॉन प्लस 3H2F2 बन जाएगा, ये वाली रिएक्शन होगी। और अगर XeF6 को HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं 6HCl, तो यहाँ पे बन जाएगा जेनॉन प्लस 3H2F2 प्लस 3Cl2, ये HCl के साथ ये वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, और अगर इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो अमोनिया के साथ क्या है, XeF6 प्लस 8NH3, ठीक है, गिव्स जेनॉन प्लस अमोनियम फ्लोराइड, 6 अमोनियम फ्लोराइड प्लस नाइट्रोजन। ये सिमिलर रिएक्शन है जैसे क्लोरीन के साथ Cl2O के साथ रिएक्शन आपने देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे XeF6 के साथ भी रिएक्शन हो रही है। द हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 विथ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कई बार पूछी गई है। तो देखो, बोला द हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 विथ वाटर यील्ड्स न्यू कंपाउंड्स। तो 3 स्टेप में यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। XeF6 प्लस H2O गिव्स XeOF4। एनसीईआरटी में शायद जो है ये हाइड्रोलिसिस एक साथ ही लिखा हुआ है। नहीं, तीनों रिएक्शन एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो XeF6 प्लस H2O गिव्स XeOF4 प्लस H2F2, ठीक है। फिर उसके बाद ये XeOF4 ये हाइड्रोलाइज होता है और ये बना लेता है XeO2F2 प्लस H2F2, और फिर ये XeO2F2 हाइड्रोलाइज होता है तो ये फॉर्म कर लेता है XeO3 प्लस H2F2। तो आप देख सकते हो हर बार क्या हो रहा है, 2-2 फ्लोरीन हट रहे हैं। हर हाइड्रोलिसिस स्टेप के बाद 2 फ्लोरीन यहां से अलग हो जा रहे हैं और ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है। एक ऑक्सीजन आ रहा है, 2 फ्लोरीन को हटा रहा है। तो आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि XeF6 प्लस H2O अगर है तो XeOF4 बनेगा। अगर प्लस 2H2O है, ठीक है, प्लस 2H2O है तो XeO2F2 बनता है, और प्लस 3H2O है तो XeO3 बनता है। आगे देखो, बोला लाइक अदर जेनॉन फ्लोराइड्स XeF6 is also stored in nickel alloy monel metal vessel. It cannot be stored in glass vessel because silica in glass reacts with XeF6. तो इसको हम ग्लास वेसल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ग्लास में जो सिलिका है वो XeF6 से रिएक्ट कर जाता है। ये रिएक्शन यहाँ पे गिवन है। 2XeF6 plus 3SiO2 gives 2SiF4 plus 2XeO3. XeF6 dissolved in HF according to the following reaction. HF में ये डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व अगर हो रहा है तो उसमें देखो, अब यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है, XeF6 है, इसको HF से रिएक्ट करा रहे हैं,
तो ये एक फ्लोराइड आयन लूज करता है और उसको ये HF जो है एक्सेप्ट कर लेता है। तो XeF5 पॉजिटिव, HF2 नेगेटिव। ये HF2 नेगेटिव बेसिकली बेटा अब इसको ऐसे समझना कि जैसे H2F2 है, तो H2F2 एक प्रोटॉन जब लूज करता है ना तब HF2 नेगेटिव बनता है। अगर H2F2 एक प्रोटॉन एक हाइड्रोजन आयन लूज करेगा तो HF2 नेगेटिव बनेगा। HF2 नेगेटिव के फॉर्म में आपको कई सारे सॉल्ट मिल जाएंगे इसके, जैसे सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ इसके सॉल्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो HF2 नेगेटिव है ये आयन डाइपोल इंटरैक्शन के थ्रू एग्जिस्ट करता है। फ्लोराइड आयन प्लस HF, तो आप यहां पे देखो ये HF एक डाइपोल है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, और ये आयन, तो इनके बीच में आयन डाइपोल इंटरैक्शन होता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है F नेगेटिव के लिए HF की। तो इस तरीके से ये मिल करके HF2 नेगेटिव बना लेता है। XeF6 अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब इसको हीट करते हैं तो ये XeF2 XeF4 और फ्लोरीन का फॉर्मेशन करता है। XeF6 undergoes thermal decomposition to give XeF2 XeF4 and fluorine. Like XeF2 and XeF4, XeF6 also acts as fluorinating agent. XeF6 has the strongest fluorinating tendency. XeF6 undergoes addition reaction with Lewis acid. ये भी common characteristic है। फ्लोराइड आयन लूज करेगा और ल्यूइस एसिड फ्लोराइड आयन को गेन करेगा। ठीक है, और लास्ट में आप देखो लिखा हुआ है हेक्साफ्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इन स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम। तो स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम में जो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड है वो हाइड्रोलाइज होता है, और हाइड्रोलाइज होकर के आप देखो ये भी क्या बना रहा है, ये बना रहा है फ्लोराइड आयन XeO6 4 नेगेटिव जेनॉन प्लस ऑक्सीजन। तो अब ये रिएक्शन जो है आप इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे NaF के साथ जो रिएक्शन हो रही है इसको देखो जरा, XeF6 प्लस NaF, इस रिएक्शन में जो फ्लोराइड आयन है वो इसके साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पे ये ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि फ्लोराइड आयन इसके साथ जुड़ रहा है। तो क्या बन रहा है, Na पॉजिटिव XeF7 नेगेटिव, Na पॉजिटिव XeF7 नेगेटिव, ये फ्लोराइड आयन इसके साथ जुड़ रहा है, ये फ्लोराइड आयन को गेन कर रहा है, तो इसलिए ये ल्यूइस एसिड हो जाएगा इस रिएक्शन में। तो ये पूरा डिस्कशन जो है वो मैंने बुकलेट से कंप्लीट कर दिया है। अब एक बार आप इसको NCERT से पढ़ जाना, ठीक है, NCERT से पढ़ जाना, और अगर डेटा में कोई चेंज है तो मैंने जैसा बोला है आपको NCERT वाली इंफॉर्मेशन जो है वो सही होगी। तो आपका P ब्लॉक फिनिश हो गया। अब कल की क्लास से मैं स्टार्ट करूंगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब मैं लगातार पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस लूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश करने के बाद फिर D एंड F ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आगे से सारी क्लासेस जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होंगी, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश होगी, उसके बाद D एंड F ब्लॉक। ओके बेटा। अच्छा, एक और चीज, नेक्स्ट वीक में मतलब फ्राइडे को हम लोग टेस्ट रखेंगे P ब्लॉक का। जो पहले टेस्ट हुआ था उसमें ग्रुप 15 पूछा गया था, तो अब जो टेस्ट होगा उसमें ग्रुप 16 और 17 भी आएगा। आप वैसे पूरा P ब्लॉक ही प्रिपेयर करो, कंप्लीट P ब्लॉक को आप प्रिपेयर करो, फ्राइडे टेस्ट होगा।
ओके बेटा।